ओके स्टूडेंट्स, अब इस बायोमोलिक्यूल्स पार्ट जी में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? पॉलीसेकेराइड्स। सो दिस इज इक्वल टू पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? तो नाम ही लगा हुआ है कि इसमें पॉली माने बहुत सारे, इसमें मोनोमर्स होंगे, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स होंगे, यानी कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स कंडेंस होकर के आप बनाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। कितने सारे मोनोसेक्राइड्स? तो 300 से लेकर के 3000 तक, या 200 से लेकर के 3000 तक। तो वेन तो कह सकते हैं, मेनली पहले कहेंगे कि polysaccharides are the condensation product of large number कितना? 300 से लेकर के 3000 तक मोनोसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स which are joined by glycosidic linkage। जब इतने सारे इसमें मोनोसेक्राइड्स होते हैं तो मास कितना होगा? तो लिखेंगे सो द mass of polysaccharides are from 50,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 50,000 टू 5 लाख। कितना? 50,000 से लेकर के 5 लाख तक, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया है नहीं, तो इतना तो होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन कौन से पॉलीसेक्राइड्स हैं? एग्जांपल्स, दैट इज स्टार्च, दूसरा सेलुलोज, एंड तीसरा दैट इज ग्लाइकोजेन। ये तीनों हमें पढ़ने हैं, एक और भी है लेकिन पढ़ने नहीं, इसलिए हमने सिर्फ 3 को लिखा है। सो नोट कर लिया आपने। हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। स्टार्च के बारे में पहले नोट कर लिया, बता दें। तो पहला हमारा है दैट इज स्टार्च, राइट। तो आपने पढ़ा था इसका कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? तो दैट मोलिकुलर फॉर्मूला ने जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू C6H10O5N। It is a non-reducing sugar। ये क्या है? non-reducing sugar है। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे?
कि it consists of two component. तो starch consists of two component. First, amylose and दूसरा amylopectin. पहला आपका है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. अब एमाइलोज क्या होता है? तो कहता है कि 15 to 20% part of starch is amylose. दूसरा, it is water soluble. तीसरा, it is a linear polymer of alpha D plus ग्लूकोज. इसमें लिखेंगे इट इज, और परसेंटेज लिख देते हैं, दैट इज 80 से 85% पार्ट ऑफ स्टार्च इज amylopectin. It is water insoluble component. It has branched structure. जल्दी से उसको नोट कीजिए. ओके, अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं. मिटा दे इसको. तो पहले एमाइलोज कैसा होता है? एमाइलोज तो आपने कहा कि इट इज ए पॉलीमर ऑफ, इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ज्वाइंट बाय C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. आपको याद होगा यही हमारा क्या है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज
दूसरा मॉलिक्यूल यही होगा। तो ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यू, है ना। तो कैसे, ये दोनों वाटर बन के निकल जाएंगे। आप और भी दिखाना चाहते हो और भी दिखा सकते हैं। तो इसका क्या होगा, फिर यहां से OH, तो इसका फिर H, इसका OH, ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर, ऐसे छोड़ देंगे और एक दो जगह तो ये लिख ही देंगे ना। यहां भी CH2OH, OH, OH, CH2OH, OH, OH, ऐसे छोड़ दीजिए। सो दिस इज योर एमाइलोज, राइट, नोटेड। नेक्स्ट जल्दी नोट कीजिए इसको, फिर वो पढ़ेंगे इसका। आपको इस लिंकेज को क्या बोलेगा, आप ये कौन है, C1, और ये क्या है, C4। सो C1 C4, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज है तो ये लिख सकते हैं अल्फा ग्लाइको साइडिक लिंकेज, हटा दें। तो दूसरा आपने लिखा एमाइलो लैक्टिन, तो कहता है क्या, इट हैज मोर ब्रांच structure of that is alpha D plus glucose, है ना। इट हैज मोर ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, यानी कि ब्रांचिंग इसमें होती है। कैसे होती है ब्रांचिंग, दैट इज वन straight chain when have 20 to 25 alpha D plus glucose, then branching takes place between the chain by C1 and C6। तो ब्रांचिंग कहां पर होगा, C1 और C6 के बीच में। कैसे होगा ये देखिए, तो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया किसका, एमाइलोज का। तो यहां से ये लगभग 20 से 25 तक
जब हो गया तो नीचे ये जो हमारा है क्या है, यहाँ पर कौन है, OH, और नीचे से जा रहा है चेन हमारा दूसरा, है ना, दैट इज सेम तो यहां जो हमारा CH2OH है ना, राइट, ऐसे चलता जा रहा है, राइट, ये भी कहीं से आ रहा है, तो ये जब 20 से 25 तक यहां पहुंच जाता है तो ये हमारा कौन है, C1, और ये कौन सा कार्बन है, C6, तो इनके बीच में कंडेंसेशन होता है और यहां पर क्या हो जाता है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, राइट, फिर ऐसे जा रहा है कंटिन्यूअसली, और फिर यहां पर कहीं पर फिर जब ये कितने हो जाएंगे, वह 20 से 25 तक, फिर यहां पर ब्रांचिंग होगी, सो इट हैज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन, नोट किया। नोट किया आपने, ओके। हम इसकी थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज नोट करेंगे, आपको बताएंगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी स्टार्च के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, अब थोड़े बहुत लिटरेचर पार्ट जो स्टार्च के हैं वो हमने आपको लिखा है, देखिए क्या क्या करा है। मोर अबाउट स्टार्च, कहता है इट इज अ चीफ फूड रिजर्व ऑफ द प्लांट्स, जो हम लोग खाते पीते हैं जैसे आलू, गेहूं एक्सेट्रा, तो क्या कहता है, इट इज फाउंड मेनली इन सीड्स, रूट्स, टवर्स, व्हीट, राइस, पोटैटो, बार्ली, बनाना, इन सबको हम लोग खाते हैं ना, इन सब पाया जाता है। इट इज वाइट एमोर्फस पाउडर, बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। नेक्स्ट, इट इज नॉन रिड्यूसिंग, ये स्टार्च रिड्यूसिंग नहीं है। फिर कहता है एक्वस सॉल्यूशन है एमाइलोज, स्टार्च का पार्ट है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, तो एमाइलोज जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, क्या देता है, ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर हमारा क्या होता है, किसके कारण होता है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, राइट, और ये ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है हीट करने पर, और फिर अपियर हो जाता है कूलिंग करने पर, राइट। फिर कहता है एमाइलोपेक्टिन ये ब्लू कलर नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है किसके एंजाइम द्वारा, कौन से एंजाइम, एमाइलेज के द्वारा, ये कहां प्रेजेंट होता है, सलीवा में, राइट, तो ये पॉइंट्स हैं स्टार्च के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सेलुलोज के बारे में, इसको बता दें, ओके। Now about the next polysaccharide cellulose. तो नेक्स्ट हमारा पॉलीसेकेराइड क्या है, सेलुलोज, राइट। अब सेलुलोज जो है उसका मोल फॉर्मूला क्या लिखेगा, वही लिखेगा, दैट इज C6H10O5 होल N। It is also non-reducing
इट इज ए पॉलीमर ऑफ that is beta D glucose, which are joined by C1 C4, ठीक है, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसका इंक खत्म हो गया, इंक भर लेता हूं। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो आपने कहा ये किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का। तो बीटा डी ग्लूकोज कैसा होता है, यानी कि OH ग्रुप यहां होगा, यहां OH, ठीक है, ये OH, ये OH और ये CH2OH। तो बीटा कौन सा कॉम्बिनेशन है, C1NC4। तो देखिए अब दूसरा हम लोग लिख रहे हैं OH OH OH, ठीक है। फिर हम इसको मिटा करके ऊपर लिख रहे हैं तो क्या होगा, ये वाटर निकल गया, फिर इसी तरह से ये हमारा ये निकल गया, ऐसे स्टेयर्स की तरह चलता जाएगा। तो क्या लिखें, स्टेयर्स को हमने लिखने के बाद हम इसी में मिटा देते हैं, और यहां पर स्ट्रक्चर हो गया इसका ये, फिर हो गया ये, अब फिर ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये भी इसका C1 है, ये C1 है, ये क्या C4 है, फिर ये C1 है, फिर क्या है C4 है, ऐसे ही चलता जाएगा। ये कौन है हमारा, इसका C4 है, तो इसको भी हम यहाँ पर हटा देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, इसको नोट कीजिए जल्दी। फिर इसको हम लोग थोड़ा सा इसका लिटरेचर पार्ट लिखते हैं, नोट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने पढ़ा भी सेलुलोज का स्ट्रक्चर। अब सेलुलोज के बारे में थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट और भी जान लें। कहता है कि इट कंटेन 300 to 3000 ग्लूकोज यूनिट्स। तो ऑब्वियसली मोलेकुलर मास कितना हो जाएगा, लगभग 50 से लेकर के, तो मोलिकुलर मास क्या होगा, 50,000 से लेकर के 5 लाख तक, राइट। फिर कहता है इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, बट सॉल्युबल इन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड मतलब CuOH2 में सॉल्युबल है, राइट। इसका हमारा जो ये का प्लांट जो होता है उसका 50% से ज्यादा पार्ट क्या होता है, सेलुलोज होता है, राइट। फिर कहता है कि लकड़ी जो है
उसमें 45 से 50% का क्या होता है, सेलुलोज, और रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, लिग्नस एंड रेजिन। कॉटन सीड, कपास, उसमें 90 से 95% क्या होता है, सेलुलोज होता है। फिर कहता है कि हम सेलुलोज को हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह हाइब्रिडाइज कर सकते हैं किसी एंजाइम के द्वारा। पानी की हाइब्रिडाइज नहीं होगा, एसिड से नहीं होगा, एंजाइम से होगा। तो कौन से एंजाइम से हाइब्रिडाइज कर सकता है, इमल्सिन, ध्यान रखना पड़ेगा। which enzyme can hydrolyze the cellulose, that is your emulsin और cellulase। पता है हम लोग, जो भी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करना होता है उसके एंजाइम के लिए हम लोग उसमें एज लगा देते हैं, एएससी। तो इमल्सन और सेलुलेज। फिर कहता है जो हम लोग ये कॉटन में NaOH डाल देते हैं तो क्या होता है, वह जिलेटनस, गाढ़ा और मतलब ग्लेजी आ जाता है। सो जिलेटिनस ट्रांसलूसेंट मॉस बन जाता है और उससे क्या होता है, कलर आता है, लस्ट्रस आता है, कपड़ा हमारा चमक आ जाता है उसमें। इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मर्सराइजेशन, और उस कॉटन को बोलते हैं मर्सराइज्ड कॉटन। सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द दैट इज सेलुलोज। एंड द लास्ट पॉलीसेकेराइड इज योर ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो इसको नोट कीजिए, फिर मार्क का मुझे इंक भरना पड़ेगा। नोटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड हमारा जो पॉलीसेकेराइड्स है दैट इज ग्लाइकोजन। जनरल फॉर्मूला वही लिखा आपने, C6H10O5N। अब इसके बाद थ्योरी पार्ट करते हैं। इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय बीटा एमाइलेज इनटू माल्टोज। जब हम लोग ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करेंगे एमाइलेज के द्वारा, कौन सा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज, तो ये हमें क्या देगा, माल्टोज देगा। इट इज स्टोर्ड इन प्लांट एज स्टार्च, यह हमारे प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इन लीवर, हमारे बॉडी में कहां पाया जाता है, इन लीवर, मसल, ब्रेन। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड, हमारे मतलब ग्लाइकोजन हमारा जो कहाँ स्टोर होता है हमारे बॉडी में, लीवर, मसल और ब्रेन में। व्हेन आवर बॉडी, जब हम लोग व्रत में या किसी एक्सरसाइज के समय में हमें ग्लूकोज चाहिए, तो यह एंजाइम जो है उसको हाइड्रोलाइज करके और हमें ग्लूकोज देता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यीस्ट एंड फंगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं, क्यों, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन बट मोर कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है देखते हैं इसका। तो आपने कहा कि इसका ये पॉलीमर क्या, अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये कैसे ज्वाइन है तो लिखा नहीं, अभी लिखता हूं। और लिखेंगे इट इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेकेराइड्स। जो हमारा ग्लाइकोजन है वो नॉन रिड्यूसिंग है, जब हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज देता है तब तो वो रिड्यूसिंग हो जाता है, ठीक है। बट when it get completely hydrolyzed and give glucose which is reducing, वो हमारा रिड्यूसिंग होता है। 7 its monomer alpha D plus glucose are joined by C1
by C1, C4 glycosidic, and then C one of C1 of one chain condense with that is C6 OH of another chain, so it has ब्रांचिंग. इसमें क्या होता है? ब्रांचिंग होता है. अब देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका. बता लिया, लिख लिया था तक. तो आपने पढ़ा था एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? ये है ना, ये चेन कितना होता है एमाइलोपेक्टिन में? इन एमाइलोपेक्टिन branching takes place after 20 to 25 monomers, है ना? But in glycogen branching occurs after 10 to 12 monomers. नहीं, यानी कि यहां पर 10 से 12 ही होते हैं, तभी जो है वो क्या होता है, यह जहां पर जो OH ग्रुप है वह दूसरा जो चेन आ रहा है, ये 10 से 12, यानी कि ऐसे 10 से 12 10 से 12 यह चेन हुआ, और फिर इसके बाद क्या होगा? ये कंटिन्यू जाएगा, और फिर यहां पर किसी के साथ ये फिर कंडेंसेशन होगा. ये 10 से 12, राइट. यहां क्या हो जाएगा फिर? ये दैट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना. तो ये कौन है? ये C1 है, और ये कौन है? C6 है. ठीक है. तो इसलिए कहते हैं क्या? सो ग्लाइकोजन हैज मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देन एमाइलोपेक्टिन. सो द स्ट्रक्चर ऑफ glycogen is more complex, राइट. तो ये हमने पॉलीसेकेराइड पढ़ा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोटीन्स, है ना. और किससे बनता है? अल्फा अमीनो एसिड से. तो उसके हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज हमारा पॉलीसेकेराइड्स खत्म हुआ. थैंक यू स्टूडेंट्स.